चट्टानों का फर्श साफ करने वाले एक बूढ़े आदमी ने शहर के सबसे बड़े सर्जन का हाथ पकड़ लिया और बोला, साहब आप गलत इलाज कर रहे हैं, ये बच्चा मर जाएगा। फिर जो हुआ उसे देखकर पूरा अस्पताल रो पड़ा। दोस्तों, क्या एक एमबीबीएस की डिग्री और मोटी किताबें ही इंसान को विद्वान बनाती हैं, या फिर जिंदगी का तजुर्बा और पुरानी विद्या भी किसी की जान बचा सकती है? आज की कहानी उस अहंकार की है जो बड़ी बड़ी डिग्रियों के पीछे छिप जाती है, और उस ज्ञान की है जो फटे पुराने कपड़ों में लिपटा होता है। रात के 2 बज रहे थे। शहर के सबसे मशहूर और महंगे लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर मातम जैसा सन्नाटा पसरा था। यह अस्पताल कम और 5 सितारा होटल ज्यादा लगता था। संगमरमर की फर्श, विदेशी झूमर और दीवारों पर टंगी महंगी पेंटिंग्स बता रही थी कि यहाँ इलाज कराना हर किसी के बस की बात नहीं है। आईसीयू के अंदर शहर के सबसे बड़े उद्योगपति सेठ दीनानाथ का 8 साल का पोता आर्यन जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। आर्यन को पिछले 3 दिनों से तेज बुखार था जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उसका शरीर नीला पड़ता जा रहा था और सांसें उखड़ रही थी। शहर के सबसे काबिल और युवा डॉक्टर डॉक्टर समीर मल्होत्रा आर्यन का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर समीर ने लंदन से पढ़ाई की थी और उन्हें अपनी काबिलियत पर इतना घमंड था कि वे अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझते थे। वे मरीजों को इंसान नहीं बल्कि एक केस समझते थे। आईसीयू के अंदर मशीनों की बीप 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 की आवाज गूंज रही थी। डॉक्टर समीर ने आर्यन की रिपोर्ट देखी और नर्स से चिल्लाकर कहा, सिस्टर ये तो मेनिनजाइटिस का सबसे खतरनाक केस है। इन्फेक्शन दिमाग तक पहुंच चुका है। अगले 10 मिनट में इसे यह मेगा स्टेरॉइड का इंजेक्शन नहीं दिया गया तो इसका बचना नामुमकिन है। इंजेक्शन तैयार करो जल्दी। नर्स के हाथ कांप रहे थे। सेठ दीनानाथ और उनका पूरा परिवार कांच की दीवार के बाहर हाथ जोड़े खड़ा था। उनकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। उनके घर का कुल दीपक बुझने वाला था। उसी आईसीयू में कोने में 65 साल का एक बूढ़ा आदमी काका रघुनंदन सिर झुकाए परस पर पोछा लगा रहा था। रघुनंदन काका पिछले 10 सालों से इसी अस्पताल में सफाई का काम कर रहे थे। उनकी कमर झुक गई थी, चेहरे पर झुर्रियां थी और आंखों में एक गहरा दर्द। अस्पताल का स्टाफ उन्हें हिकारत की नजर से देखता था। कभी कोई उन्हें ए बुड्ढे कहकर बुलाता तो कभी अनपढ़ गंवार। जैसे ही डॉक्टर समीर ने इंजेक्शन हाथ में लिया, रघुनंदन काका की नजर बेड पर लेटे बच्चे की गर्दन के पीछे एक छोटे से निशान पर पड़ी। वह निशान आम लोगों के लिए सिर्फ एक खरोच जैसा था, लेकिन काका को बूढ़ी आंखों ने उसे पहचान लिया। डॉक्टर समीर बच्चे के हाथ में इंजेक्शन लगाने ही वाले थे कि अचानक एक कमजोर और कांपते हुए हाथ ने डॉक्टर की कलाई पकड़ ली। आईसीयू में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर समीर ने चौंक कर देखा, वो रघुनंदन काका थे। मैले कुचले कपड़े, हाथों में पोछा, आंखों में आंसू। काका की आवाज कांप रही थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। वे बोले, डॉक्टर साहब अनर्थ मत कीजिए, यह सुई मत लगाइए, यह इंजेक्शन इस बच्चे के लिए जहर बन जाएगा, यह बच्चा मर जाएगा साहब। डॉक्टर समीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक मामूली सफाई वाला 2 टके का नौकर लंदन रिटर्न डॉक्टर का हाथ पकड़ रहा था। उन्होंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और काका को जोर से धक्का दिया। काका लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़े। डॉक्टर समीर दहाड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं इस शहर का सबसे बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट हूं और तुम एक जाहिर गंवार सफाई वाले, तुम मुझे सिखाओगे कि इलाज कैसे करना है? गार्ड गार्ड कहां है? सब इस पागल बुड्ढे को अभी धक्के मारकर बाहर निकालो। शोर सुनकर बाहर खड़े सेठ दीनानाथ और अस्पताल के डीन भी अंदर आ गए। दीनानाथ जी ने रोते हुए कहा, डॉक्टर क्या हुआ? मेरा पोता ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर समीर ने अपनी लैब कोट झाड़ते हुए कहा, सेठ जी अब चिंता मत कीजिए, मैं इंजेक्शन देने ही जा रहा था कि इस पागल सफाई वाले ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसे संक्रमण का सब ही नहीं पता और ये मेरे डायग्नोसिस पर सवाल उठा रहा है। जमीन पर गिरे हुए रघुनंदन काका ने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी डॉक्टर साहब मुझे मार लीजिए, नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन इस बच्चे को वो इंजेक्शन मत दीजिए। इसे मेनिनजाइटिस नहीं है। मैंने अभी देखा इसकी गर्दन के पीछे बाईं तरफ एक मकड़ी ने काटने का निशान है। यह नीलकंटक मकड़ी का जहर है साहब। अगर इस पर स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा तो पूरे जहर पूरे खून में फैल जाएगा और 5 मिनट बच्चे का दिल बंद हो जाएगा। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ और क्या रघुनंदन काका की बात सच निकली, यह जानने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली पारिवारिक कहानियां बड़ी मेहनत से लाते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत हौसला देता है। काका की बात सुनकर एक पल के लिए सेठ दीनानाथ ठिठक गए। एक दादा का दिल कांप उठा, लेकिन डॉक्टर समीर जोर से हंसे, मकड़ी नीलकंठक क्या बकवास है? यह कोई गांव का झाड़ फूक का केंद्र नहीं है, यह वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है। हमारे एमआरआई और सीटी स्कैन में ऐसा कुछ नहीं आया। यह बुढ़ापे में सठिया गया है। गार्ड्स ले जाओ इसे। 2 हट्टे-कट्टे गार्ड अंदर आए और उन्होंने रघुनंदन काका को कॉलर से पकड़ लिया और वे घसीटते हुए बाहर लेके जाने लगे। काका चिल्लाते रहे, साहब एक बार देख लीजिए, बस एक बार बच्चे की गर्दन के पीछे देख लीजिए। मेरी बात गलत निकली तो मुझे जेल में डाल देना, लेकिन बच्चे की जान से मत खेलिए। काका की और उनकी आवाज में इतना दर्द था कि सेठ दीनानाथ का दिल पसीज गया। उन्होंने गार्ड्स को रोकने का इशारा किया। सेठ जी ने डॉक्टर समीर से कहा, डॉक्टर 1 मिनट देखने में क्या हर्ज है? अगर यह झूठ बोल रहा है तो इसे पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन अगर 1% भी सच हुआ तो मेरा पोता बच जाएगा। डॉक्टर समीर ने झुंझलाते हुए कहा, सेठ जी आप भी इस गंवार की बातों में आ रहे हैं, ठीक है देख लीजिए, लेकिन इसके बाद मैं इस आदमी को इस शहर में नौकरी तो क्या भीख भी नहीं मांगने दूंगा। डॉक्टर समीर ने गुस्से में बच्चे का सिर घुमाया। उन्होंने टॉर्च जलाकर गर्दन के पीछे देखा। पहले तो उन्हें कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे उन्होंने बालों को थोड़ा उठाया उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। वहां एक बहुत छोटा सुई की नोक जितना नीला निशान था, जिसके चारों तरफ हल्की सूजन थी, ठीक वैसा ही जैसा रघुनंदन काका ने बताया था। डॉक्टर समीर के हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई। आईसीयू में सन्नाटा छा गया। मशीनों की बीप थी जैसे थम गई हो। सेठ दीनानाथ ने डॉक्टर का चेहरा देखकर सब समझ गए और ये चिल्लाए, क्या हुआ डॉक्टर, क्या देखा आपने?
डॉक्टर समीर के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उनका अहंकार, उनकी लंदन की डिग्री, उनका घमंड सब उस एक छोटे से नीले निशान के सामने चकनाचूर हो गए थे। उन्होंने कांपते हुए कहा, ये तो सच में मकड़ी का निशान है। तभी रघुनंदन काका, जिन्होंने खुद को गार्ड्स की पकड़ से छुड़ा लिया था, दौड़कर वापस आए। उन्होंने अपनी जेब से पुड़िया निकाली जिसमें कुछ सूखी पत्तियां थी। यह नीम और तुलसी की नहीं बल्कि किसी दुर्लभ जड़ी बूटी की पत्तियां थी। काका ने कहा, डॉक्टर साहब हटिए, अब दवा का नहीं दुआ और देसी नुस्खे का वक्त है। डॉक्टर समीर ने जो हमेशा सबको आदेश देते थे, आज चुपचाप एक कोने में खड़े हो गए। रघुनंदन काका ने उन पत्तियों को अपने हाथों से मसला और उसमें थोड़ा पानी मिलाया और उस लेप को बच्चे के उस निशान पर लगा दिया। फिर उन्हें बच्चे की कलाई थामी और अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। अगले 15 मिनट तक आईसीयू में किसी ने सांस भी नहीं ली। सबकी नजरें मॉनिटर पर टिकी थी। धीरे धीरे जो ऑक्सीजन लेवल गिरा रहा था वो ऊपर उठने लगा। बच्चे की सांसें जो उखड़ रही थी वे शांत होने लगी और आधे घंटे बाद आर्यन ने अपनी आंखें खोल दी और धीमी आवाज में बोला, दादाजी, पानी। यह चमत्कार था जो काम लाखों की मशीनें और विदेशी दवाइयां नहीं कर पाई। वह एक सफाई वाले के अनुभव और चंद सूखी पत्तियों ने कर दिखाया। सेठ दीनानाथ दौड़कर अपने बच्चे के पास गए और उसे गले लगा लिया। पूरा परिवार खुशी से रोने लगा। लेकिन असली दृश्य तो अब शुरू होने वाला था। सेठ दीनानाथ अपने पोते को छूने के बाद सीधे रघुनंदन काका की तरफ मुड़े। वह रघुनंदन काका जो अब अपनी पुरानी जगह पर जाकर वापस पोछा उठाने जा रहे थे। सेठ जी ने आगे बढ़कर काका के दोनों हाथ पकड़ लिए और वहीं आईसीयू के फर्श पर सबके सामने उनके पैरों में झुक गए। मुझे माफ कर दीजिए काका, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। आप इंसान नहीं भगवान है। आज आपने मेरे फूल के लिए दिए को बुझने से बचा दिया। रघुनंदन काका ने घबराकर सेठ जी को उठाया। अरे अरे मालिक, ये क्या कर रहे हैं? मैं तो बस एक छोटा सा सेवक हूं। तभी पीछे से खिसकने की आवाज आई। यह डॉक्टर समीर थे, शहर का सबसे अहंकारी डॉक्टर, और बच्चों की तरह रो रहा था। डॉक्टर समीर धीरे धीरे काका के पास आया और अपना सिर झुका लिया। काका, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी किताबों ने मुझे बीमारी का नाम तो सिखाया लेकिन मरीज को इंसान समझना नहीं सिखाया। आज आपके तजुर्बों ने मेरे घमंड को हरा दिया। लेकिन आपको यह सब कैसे पता? आप तो सफाई का काम करते हैं। काका ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंख में अतीत का एक परछाई तैर गई। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है। 20 साल पहले मैं रघुनंदन वैद्य के नाम से जाना जाता था। मेरा अपना एक बड़ा औषधालय था। हजारों लोग मेरे पास आते थे। मैं नाड़ी देखकर बता देता था कि शरीर में क्या विषय। सब हैरान होकर सुन रहे थे। काका ने आगे कहा, फिर शहर में बड़े बड़े अस्पताल खुलने लगे। कॉर्पोरेट कंपनियों ने दवाइयों का व्यापार शुरू किया। उन्होंने अफवाह फैला दी कि मेरा इलाज अवैज्ञानिक है, अंधविश्वास है। मेरे औषधालय पर ताला लगवा दिया। मेरा बेटा समीर पड़ा तो इन्हें बड़े अस्पतालों ने इलाज के नाम पर मेरी सारी जमा पूंजी ले ली। मेरा घर बिक गया लेकिन मेरे बेटे को नहीं बचा पाए पेट भरने के लिए। और अपने बेटे की याद में मैंने इस अस्पताल में झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दिया था कि जो मेरे बेटे के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। आज इस बच्चे ने मुझे मेरा बेटा दिखा, इसलिए मैं चुप नहीं रह सका। काका की कहानी सुनकर वहां मौजूद हर नर्स, हर डॉक्टर और खुद सेठ दीनानाथ की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। डॉक्टर समीर ने काका का हाथ अपने हाथ सिर पर रखा और कहा, काका, आज से आप सफाई नहीं करेंगे। आज से आप इस अस्पताल के आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख होंगे। हम एलोपैथी और आपकी विद्या को मिलाकर इलाज करेंगे। मुझे सिखाइए काका, मुझे आपका शिष्य बनना है। सेठ दीनानाथ ने ऐलान किया। और रघुनंदन जी, आपका जो औषधालय बंद हुआ था उसे मैं दोबारा बनवाऊंगा, उससे भी भव्य और बड़ा। यह मेरा वादा है। दोस्तों, उस दिन लाइफलाइन हॉस्पिटल में सिर्फ एक बच्चे की जान नहीं बची बल्कि हमारी पुरानी संस्कृति और ज्ञान का सम्मान भी बच गया। रघुनंदन काका ने साबित कर दिखाया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और ज्ञान कभी कपड़ों का मोहताज नहीं होता। असली ज्ञानी वो है जो समय पर किसी की जान बचा सके, फिर चाहे वो डॉक्टर की कुर्सी पर हो बैठा हो या फर्श पर पोछा लगा रहा हो। आज रघुनंदन काका उस अस्पताल में शान से बैठते हैं और बड़े बड़े डॉक्टरों ने सलाह लेते हैं। अहंकार हार गया और संस्कार जीत गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी को उनके बाहरी रूप रंग या उनकी गरीबी से मत आके। हो सकता है जिस इंसान को आप छोटा समझ रहे हो उसके पास वो ज्ञान हो जो आपको पूरी दौलत से भी ना खरीदा जा सके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर उस दिन रघुनंदन काका डॉक्टर के डर से चुप रह जाते तो क्या आज उस बच्चे का क्या होता? और क्या आज के जमाने में हमें अपनी पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पर भरोसा करना चाहिए या सिर्फ अंग्रेजी दवाइयों पर? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जय हिंद या जय आयुर्वेद लिखकर जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली कहानी इससे ज्यादा भी भावुक और रोमांचक होने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें।